आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज विदेशी व्यापार के बारे में। देखो, अंग्रेजी शासन ने किस औपनिवेशिक शासन काल में किस प्रकार भारत देश को बर्बाद किया, ये हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने उसके कृषि क्षेत्र पर किस प्रकार आघात पहुंचा, ये भी हमने पढ़ लिया है। औद्योगिक क्षेत्र पर किस प्रकार आघात पहुंचा है, वो भी हमने देख लिया था। देश की स्थिति क्या बना के रख दी और क्या थी से क्या बना कर रख दी, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार में उन्होंने किस प्रकार से आघात पहुंचा है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा था भाई। प्राचीन समय से भारत है ना, इसलिए तो उसको सोने की चिड़िया कहते थे, है ना। व्यापारिक देश था पहले से, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहते थे। फिर क्या हुआ, किंतु औपनिवेशिक सरकार ने द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधितकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब हुआ क्या, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी अलग कूटनीतियां बनाई, ऐसी प्रतिबंधकारी नीतियां बनाई जिससे विदेशी व्यापार ठप हो गया। ठप तो नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रहा ठप नहीं हो गया, पर उस पर बहुत ज़्यादा ही है ना कुप्रभाव पड़ गया। विदेशी व्यापार पर क्या पड़ गया, कुप्रभाव पड़ गया, है ना। पहले जो देश के अंदर हर तरह का व्यापार होता था ना, अब वो हर तरह का व्यापार नहीं होता है, और हर देश से होता था, अब वो हर देश से भी नहीं होता है। वो किस प्रकार से रह गया, देखो उन्होंने क्या है, वस्तु उत्पादन पर ध्यान दिया। ठीक है, दूसरा व्यापार के लिए, वस्तु उत्पादन के लिए अलग नीति। वस्तु उत्पादन पहले भारत में सब कुछ बनता था, ठीक है, शिल्प कला, वस्त्र उद्योग इत्यादि उद्योग, इन सबको समाप्त कर दिया। ठीक है, मसाले वसाले अब वो वहाँ से नहीं होते। वहाँ पे अब क्या होता था, वहाँ उत्पादन के रूप में कपड़ा, अनाज, कपास, जूट, पटसन, इनका ही उद्योग होने लगा। इनका ही उत्पादन उन्होंने, अन्य उत्पादन उन्होंने लगभग क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरा, व्यापार के लिए भी प्रतिबंधकारी नीतियां बना दी, है ना। कोई सीमा शुल्क लगा दिए, कहीं पे कोई इतना, इससे ज़्यादा उत्पादन करोगे तो टैक्स लगेगा, उससे ज़्यादा उत्पादन करोगे तो टैक्स लगेगा, ये बना दिया। ठीक है, इन सब प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, पहले जो संरचना बहुत ही अच्छी थी वो बिगड़ गई। स्वरूप और आकार पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब इसके क्या क्या परिणाम हुए विदेशी व्यापार में, ये प्रतिबंधकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम रहे, उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला परिणाम आपके सामने आता है, भारत कच्चे माल का उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक देश बनकर रह गया। मतलब अब भारत में सिर्फ मात्र कच्चे माल के रूप में जो उत्पाद होता था, रेशम होता था, कपास होता था, ऊन होता था, चीनी होती थी, नील होता था, पटसन होता था। अब इसका उत्पादन क्यों होता था, क्योंकि ये विदेशों में चाहिए, पूरे विश्व में इसकी मांग है। तो ये क्या करते थे, इंग्लैंड वाले वहाँ पे ले जाते थे, उनसे माल तैयार करते थे, कपड़े वपड़े इत्यादि तैयार करते थे और भारत में आकर बेचते थे। भारत में आकर ये बेचते, तो पूरे विश्व में ये चीज़ें बिकती थी। ठीक है, तो इससे होता था क्या, निर्यात तो हुआ देश का, पैसा आया, और वो आयात हम वापस वहाँ से इंग्लैंड ने वहाँ पे निर्माण हुआ और हमने वहाँ से वापस आयात कर दिया, पैसा तो वापस चला गया, जो कमाया वो तो वापस उसको देना पड़ गया। और वो क्या करते थे, भारत में आकर बेचते थे। जैसे भारत में आकर बेचेंगे तो लाभ के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसका होता था, इंग्लैंड को होता था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को होता था, अंग्रेज़ों को होता था, भारत को कोई भी फायदा नहीं होता था। इस प्रकार विदेशी व्यापार काफ़ी जगह टूटने लगा। पहले तो हमारे आपसे मसाले जाते थे, कई तरह के वस्त्र आते थे, शिल्प कलाएँ जाते, चित्रकला, पेंटिंग्स, शिल्प कला, बहुत से अन्य वस्तुएं भी थी जो भारत से आकर खरीदते थे, पर उन्होंने क्या कर दिया, इन सबको समाप्त कर रख दिया। क्लियर। दूसरा बात, यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों से बनी हल्की मशीनों का आयातक देश बन गया। अब हुआ क्या, यहाँ से तो कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा था, अब कच्चा माल का अब निर्यातक देश तो बन गया इंग्लैंड के लिए निर्यातक देश, और भारत आयातक देश भी बन गया इंग्लैंड का। कैसे प्रकार, वहाँ से हम सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र खरीदते थे तो पैसा देना पड़ेगा, बेचते तो पैसा मिलता है, सीधी बात है। और अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इंग्लैंड के कारखानों से बनी हल्की मशीनों को भी हम क्या करते थे, यहाँ पे खरीदते। इंग्लैंड की मशीनें घटिया क्वालिटी की होती थी उस समय की, ठीक है, वो मशीनों को खरीदते थे, तो हमको क्या मजबूरी थी, कोई दूसरा देश था नहीं, क्योंकि हमारा राज भी इंग्लैंड का ही है, तो इंग्लैंड वाले अपनी देश की मशीनें ही खरीदवाएंगे।
सीधी सी बात है। तो वो वस्तुओं और मशीनें खरीदते थे, जिससे क्या होगा, हमारा उद्योग भी इतना नहीं बढ़ा और विदेशी व्यापार की दृष्टि से हम पिछड़ते चले गए। क्लियर। फिर क्या हुआ, आयातक देश बन गया। फिर भारत अधिकाधिक व्यापार इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया। अब हमारा क्या हुआ, जब जो देश हम पर राज करता है, मेरी सीधी सी बात है, अगर आपके घर के खाने की दुकान या मोबाइल की दुकान है तो दूसरे की मोबाइल की दुकान पे जाके तो आप रिचार्ज करवाओगे नहीं, है ना। मेरी बात लो कि जैसे मेरा मोबाइल की दुकान है, ठीक है, तो मैं दूसरे की पड़ोसी के पास या फिर किसी और के पास जाओगे, भैया मेरे 100 रुपये का रिचार्ज करो, मेरे पापा नहीं करते, ऐसा तो कहोगे नहीं। अपने घर से कराऊंगा। मोबाइल लेना तो अपने दुकान से लोगे, वो लेना तो अपने दुकान से, ईयरफोन लेना तो भी अपने दुकान से लोगे। वही बात हो गया। जब भारत पर राज इंग्लैंड का चल रहा है, अंग्रेजी शासन चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल कहाँ से मंगवाएंगे, इंग्लैंड से करेंगे। तो सबसे ज़्यादा व्यापार, अधिकाधिक व्यापार, भारत में अधिकाधिक व्यापार किसके साथ सीमित रह गया, इंग्लैंड के साथ सीमित रह गया। और कुछ व्यापार और भी था, शेष व्यापार वो चीन, श्रीलंका, ईरान से होने दिया कि चलो इतना थोड़ा बहुत व्यापार इनसे, पर वो इतना व्यापार नहीं था कि विदेशी व्यापार सक्षम बना रहे, क्योंकि वो इतना व्यापार नहीं रहा। ठीक है, हमको जितना व्यापार चाहिए था वो तो अन्य देश और भी थे, पर अंग्रेजों ने वो व्यापार उनसे करने नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हमारा, मतलब मान लो कि 70-80% हम इंग्लैंड के साथ व्यापार करते थे, जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं। और इन देशों से जो व्यापार करते थे, कहीं ना कहीं इन पर भी इंग्लैंड का ही राज था, तो फ़ायदा कहीं भी हो नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, चौथा पॉइंट, फिर क्या हुआ, स्वेज नहर परियोजना चली। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अब स्वेज नहर जब व्यवस्था शुरू हुई तो अन्य देशों से मार्ग जुड़ गए, भारत के मार्ग अन्य देशों से भी जुड़ गए, जिससे लगा कि विदेशी व्यापार बढ़ने वाला है। पर क्या हुआ, अंग्रेजों को पता चल गया अगर विदेशी व्यापार बढ़ गया तो देश ऊपर उठने लग जाएगा, गुलामी से ऊपर उठ जाएगा। अंग्रेजों को ये डर लगा, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कर दिया, स्वेज नहर पर सख्त प्रतिबंध और लगा दिए। कोई भी इस नहर का प्रयोग नहीं करेगा, इस तरह से नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसको बहुत सारा टैक्स लगा दिया। ठीक है, जिससे हुआ क्या, स्वेज नहर परियोजना और सख्त होने के साथ विदेशी व्यापार पर और बड़ा कुप्रभाव पड़ा। ठीक है, ये स्वेज नहर वाला भी क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी, तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं आदि मुश्किल से उपलब्ध हो पाती। अब होता क्या था, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जब भारत में इतना सारा कृषि उत्पादन हो रहा है, जब भारत में इतना ज़्यादा कृषि उत्पादन हो रहा है, तो उसके बाद भी देश में खाने की कमी कैसे हो रही है, कह रहा है ना यहाँ पे, देश में आंतरिक बाजारों में अनाज आदि, कपड़े इत्यादि की कमी होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर ये था, जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुओं का उत्पाद हो रहा था, अनाज इत्यादि का, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड लेके चला जाता था। तो भारत के आंतरिक बाजारों में उन वस्तुओं की क्या होने लगी, कमी होने लगी। मांग थी और कमी होने लगी, और मांग और कमी के कारण देश के आंतरिक रूप से इन आवश्यक वस्तुओं की कमी आने लगी और देश और भी गरीब हो गया। महंगाई बढ़ने लगी, महंगाई धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जब वस्तु की कमी आती है ना, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मान लो जैसे प्याज के बीच में कमी आई तो प्याज 80-90 रुपये तक किलो हो गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि खाने पीने का जो खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जो तेल होता है ना, उसकी कमी आ रही है, तो उनके भाव बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं। पेट्रोल की कमी आ रही है तो पेट्रोल के भाव और बढ़ रहे हैं। तो वो वाली वस्तु, जब वस्तु की कमी आती है तो भाव बढ़ने लगे। तो आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी जो पहले से उपलब्ध हो, जो वहीं पे बनता था, उसके बाद भी वो क्या विदेशों में निर्यात कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता, भारत को कोई फ़ायदा नहीं। और इन सब की कमी, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उनकी कमी और मुश्किल से उपलब्ध होती थी, जिससे क्या हुआ, देश में महंगाई बढ़ गई, देश और भी ज़्यादा क्या हो गया, फिर देश की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार से बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी होने की जगह और भी क्या होने लगी, बिगड़ने लगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, देश में इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसका संपूर्ण खर्च अंग्रेजी भारत पर शासन व्यवस्था पर ही खर्च हो गया। तो देखो, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट में, अब क्या होता था, अब मेरी बात सुनो, एक लॉजिक वाली चीज़ समझो। जब निर्यात होता है, निर्यात अधिक है, निर्यात अधिक हो तो लाभ अधिक होता है, और आयात अधिक हो तो
खर्च अधिक होता है या हानि अधिक होती है? खर्च बोलो हानि बोलो, दोनों एक साथ है। अब समझने वाली बात यहाँ पर है, जब भारत देश में इतना ज़्यादा अनाज, मिट्टी का तेल, कपड़े, पटसन वर्सन, जूट वूट, इन सब का इतना ज़्यादा निर्यात हो रहा, तो देश में तो इनकम बढ़नी चाहिए हैं, देश में तो इनकम आनी चाहिए। पर ये क्या होता था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था इतनी क्रूर थी, उनके ऐसे नियम थे, ऐसी व्यवस्थाएं थी, जिन्होंने क्या कर दिया, ये जितना भी अधिशेष यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन, शेष से अधिक, अधिशेष यानी शेष से जो अधिक आता था, वो सारा धन देश के सोने और चांदी के प्रभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही सोना उतना ही चांदी, और भी वो बढ़ने की जगह घटना ही लगा। देश का सोने चांदी का प्रभाव बढ़ना चाहिए, निर्यात बढ़ता है तो सोने चांदी का प्रभाव बढ़ता है, निर्यात बढ़ने के बाद भी सोने चांदी के प्रभाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उसमें और कमी ही आई, तो प्रभाव कोई काम का नहीं रहा, निर्यात हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं रहा। साथ साथ में ये निर्यात में जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, वो संपूर्ण पैसा अंग्रेजों की भारतीय शासन व्यवस्था करने पर चला जाता था, युद्ध करने के लिए, अंग्रेज़ों को पैसा देने के लिए, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, इन सब में ये सारा पैसा उन्होंने कुल मिला के देश को बर्बाद करने के लिए जो व्यवस्था बना रखी थी, है ना, शासन व्यवस्था बनाई, उन सब में ये सारा पैसा खर्च कर देते थे। तो ये सारा पैसा उधर खर्च होता था, तो भारतीय लोगों के लिए कोई भी पैसा बचता नहीं था। जब भारतीय लोगों के लिए कोई भी पैसा बचेगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए कहा जाता है, जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति इतनी ही घटिया बनी हुई थी। ठीक है, आप ये पॉइंट से लिखकर ये 6 के 6 पॉइंट लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर।